आइए दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत है। इसमें देखेंगे अभी जो टेस्ट परीक्षा हुआ है 10th क्लास का, उसका साइंस सब्जेक्ट का देखेंगे। कर रहा है पहला क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है। तो ये फोकस से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो किसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो ये होता है आपका नियमित परिवर्तन से। इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, अगर छोटा परिवर्तन देता तो परिवर्तन से, अगर नियमित दिया है तो नियमित मतलब रेगुलर दिया है तो रेगुलर परिवर्तन से। उसके बाद पूछा है चौथा क्वेश्चन कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण हो या लेंस हो, इसकी फोकस दूरी या सब चीज़ ऋणात्मक होती है। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, जो भी पूछे अवतल दर्पण और लेंस की दोनों की ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस प्रकार 6 क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो जो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। और एक चीज़ है कि वस्तु से कभी भी इस छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये हमेशा होता है, याद रखिएगा, वस्तु से छोटा बनता है। 7 नंबर का रहा, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनती है, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार पूछा है वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। तो ए बराबर होता है r/2 के, जिसमें वक्रता त्रिज्या r, इसे फोकस दूरी एफ को कहते हैं। तो r बराबर निकलना हो तो ये इस तरफ आके गुना हो जाएगा, तो r बराबर 2f हो जाएगा, यानी पहला आंसर हो जाएगा। 9 कह रहा है कि जब प्रकाश की वायु के कांच में प्रवेश करती है तब होता है। तो जब वायु कांच में प्रवेश करती है तो ये कैसा होता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है, और गति कैसा हो जाता है तो धीमा हो जाता है। जब ये अभिलंब से मुड़ता है तो कैसा होता है, गति इसका धीमा हो जाता है, और अपवर्तन के कारण ये होता है। तो ये पूछा गया है, तो इसका आंसर इसमें हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और किसके कारण, तो ये होता है अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन 10 का रहा है। तो 10 नंबर की दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र है 1/a बराबर 1/v + 1/u, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार कहा है कि अपवर्तन की इकाई क्या होती है। तो अपवर्तन की इकाई, इसमें अपवर्तन का कोई इकाई होता ही नहीं है, तो इसलिए याद रखेंगे अपवर्तन का कोई इकाई नहीं होता है। इस प्रकार 13 क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन किस नियम का पालन करता है। तो प्रकाश का परिवर्तन स्नेल के नियम का परिवर्तन का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि को ठीक कैसे किया जाता है। तो दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और निकट के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र द्वारा पास या दूर की वस्तुएं जब भी जाएगी, वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ये समायोजन क्षमता कहते हैं, यानी समायोजन की शक्ति कहते हैं। नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तु फोकस पर जब भी क्षमता होती है तो ये समायोजन की शक्ति कहते हैं। 16 नंबर का है, समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है। तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी घटना उत्तरदायी है। तो ये प्रकीर्णन जो होता है उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 18 का है, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम विचलित होता है पूछा है, तो इसमें लाल रंग हो जाएगा।
और सबसे अधिक विचलित करता तो बैगनी होता, लेकिन कम पूछा है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता तरंग दैर्घ्य, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य होता तो अधिक कहता तो लाल का उल्टा होता है तरंग दैर्घ्य, लाल का कम होता है बैगनी का। प्रकीर्णन कहा तो कम होता है लाल का और ज़्यादा होता है बैगनी का। इसका राइट आंसर 18 का ए होगा। बोला है तारा का टिमटिमाना किस कारण होता है, तो तारा का टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारा का टिमटिमाना यानी 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी प्रकार 20 क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की शक्ति का व्यक्त किया जाता है, तो लेंस की शक्ति डायप्टर में व्यक्त किया जाता है। उसी प्रकार कहा है कि विद्युत धारा के एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत धारा के एसआई मात्रक होता है जो एम्पियर होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है और प्रतिरोध का ओम होता है, शक्ति का वाट होता है। यानी 21 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विद्युत धारा पूछा है तो एम्पियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 22 है कि निम्नलिखित में किस उपकरण द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है, तो आमीटर के द्वारा धारा मापी जाती है। इसमें ए मीटर दिया है तो ए मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार पूछा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम और आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 23 का। 24 करा निम्न में किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, तो सबसे कम प्रतिरोध कहेगा कि इसमें होता है, तो सबसे कम प्रतिरोध आपका होता है रबड़ का। इसमें ऐसे ही बुझा रहा है कि प्रतिरोध पूछा है तो तांबा नहीं क्रोम और लोहा में ज़्यादा होता है, रबड़ में कम होता है। उसी प्रकार फ्यूज का पूछा गया है कि किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो फ्यूज को अगर जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक का होता है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक P बराबर होता है वी आई। वी का मतलब होता है विभवांतर और आई मतलब धारा, तो यानी ये हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसी प्रकार विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। समांतर समायोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र है, तो 1/R प्लस बराबर होता है 1/R1 प्लस R2। ये होता है श्रेणी क्रम का, याद रखिएगा ये होता है श्रेणी क्रम का और ये होता है समांतर क्रम का, ये वाला बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन आपको कागज जल जाएगा तो इसका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन जो अपनी अवस्था में एक बार करने के बाद नहीं आता है, जैसे बर्फ़ पिघल जाएगा तो फिर बर्फ़ बन जाएगा, कांच टूटेगा तो फिर बन जाएगा, लेकिन ये कागज़ जल जाएगा तो फिर कागज़ नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो लोहे में जो जंग लगता है ये ऑक्सीकरण का अभिकारक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार पूछा है कि 33 नंबर क्वेश्चन कर है वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा जिसमें उत्पन्न होती है उसमें ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जो ऊष्मा उत्पन्न करती है ऊष्माक्षेपी, और जो लेती है उससे शोषी। कह रहे हैं चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद पूछा है कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन का जो रंग होता है ये होता है आपका नीला, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 का। 36 क्वेश्चन कर रहा है जब कैल्शियम ऑक्साइड के पानी के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। CaOH के होल ट्वाइस होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रेडॉक्स अपक्रिया कौन है, तो रेडॉक्स अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन लेता है और हाइड्रोजन का त्याग करता है तो इसे ही ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो दोनों घटना किसमें हो रही है, तो एकमात्र ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है।
और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो चूने के पानी को कौन सा गैस दूधिया कर देगा, तो ये कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है 38 का। 39 का है तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है, तो ये होता है आपका हरा आवरण का निर्माण होता है, यानी सा आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 39 का सी हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो रासायनिक सूत्र हो जाएगा HNO3, और ये पूछिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें पूछिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये होता है सिरिका। तो आपको जो होता है ये तीनों याद रखना है, ज़्यादातर ये भी पूछा जाता है। नाइट्रिक अम्ल पूछा गया है तो याद रखिएगा आपको, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी प्रकार पूछा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है, तो क्षार पूछा है, तो इसमें आप देख लीजिए क्षार कौन सा है। अभी ये सिरका अम्ल पढ़ रहा है, तो कास्टिक सोडा जो होता है NaOH, ये एक क्षार होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सबसे आसान क्वेश्चन है कि नींबू में पाया जाता है आपका साइट्रिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नींबू में कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन है, तो प्राकृतिक का सूचक है लिटमस। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का लिटमस का रंग कौन सा हो जाता है, तो अम्ल जब भी कहेगा तो नीला से लाल करता है, और क्षार जो कहता है वो नीला से ब्लू लाल से नीला कर देता है। तो अम्ल पूछा गया कैसा हो जाता है, तो ये नीला से लाल हो जाता है। क्षार कहता तो लाल से नीला होता। 45 क्वेश्चन कर रहा है एंटासिड में कौन सा क्षार का उपयोग किया जाता है। तो एंटासिड में जो होता है ये क्षार के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा और कैल्शियम कार्बोनेट तीनों किया जाता है। तो ऑप्शन आपका हो सकता है इसमें तीनों का प्रयोग किया जाता है, ये नहीं कि एक, तीनों कहा जाता है। अब ऑप्शन हो सकता है क्वेश्चन गलती हो, ये तो अम्ल है, इसको छोड़ दीजिए। अगर इसमें होता कि कौन सा क्षार का उपयोग नहीं होता तब हम मार सकते थे ये वाला ऑप्शन पहला, लेकिन इसमें होगा तीनों। कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, जबकि अम्ल का कहेगा तो 0.7 होता है, और 7 से 14 कहेगा तो ये होता है क्षार, यहाँ क्षार होगा, यहाँ अम्ल होगा, और ये जो होता है ये होता है उदासीन। कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और कभी कभी इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट देता है, तो ये भी याद रखिएगा। 47 का सी हो जाएगा राइट आंसर। 48 का रहा निम्न किसका उपयोग मिश्र धातु में नहीं होता है, तो किसका मिश्र धातु में उपयोग नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि घंटी बनाने में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो घंटी बनाने में कांसा धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब धातु को अम्ल से अपक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है। जब भी धातु को अम्ल से अपक्रिया कराई जाएगी तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया नहीं करती है, तो इसमें सोना जो है ये धातु इसमें नहीं करती है जल के साथ अपक्रिया, तो आपका 51 का भी कौन सा आंसर होगा, राइट सी हो जाएगा। 52 का अधातुएं होती हैं, तो अधातु जो होती है ये होता है भंगूर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान ताप पर तरल अवस्था में होती है, यानी तरल मतलब द्रव अवस्था में होती है, तो ये पारा होता है। अगर ये अधातु लिखता तब आपको ब्रोमीन होता है, ये भी याद रखिएगा। लोहे का गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो लोहा के गैल्वेनाइज करने के लिए जिंक धातु यानी जस्ता का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से सबसे मुलायम धातु कौन सी है,
तो मुलायम पूछेगा तो इसमें आपको सोडियम सबसे मुलायम धातु होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में कौन सा जीवन प्रक्रिया है? तो जीवन प्रक्रिया किस में होता है? तो 56 का इसमें होता है वृद्धि, प्रजनन और श्वसन, तीनों होता है। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज का भंजन कहलाता है। तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। तो अनुपस्थिति का दिया, उपस्थिति का था तो ये होता, अनुपस्थिति का है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज का भंजन का कहलाता है अवायवीय श्वसन। कोशिका के किस भाग में श्वसन होता है? पूछा गया है कि कोशिका के किस भाग में श्वसन होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भाग में श्वसन होता है। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का पाचन अंतिम उत्पाद होता है। तो ये होता है आपका ग्लूकोज, जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज। अब इसके बाद हम 60 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा अंग पित्त रस का श्रवण करता है? तो पित्त रस का श्रवण लीवर करता है, यानी अंकुरित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन नली की कौन सा भाग जल की अवशोषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बड़ी आंत जो होता है ये जल का अवशोषित करता है। ब्रिक की मूल इकाई क्या होती है? तो ब्रिक की मूल इकाई होती है नेफ्रॉन। आपका याद रखिएगा, ब्रिक किडनी का मूल इकाई होता है तो नेफ्रॉन होता है। तंत्रिका तंत्र, तो ये फेफड़ा की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो ये इसमें होता है न्यूरॉन, यानी 63 का डी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 64 है कि मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन की स्थिति में उत्तरदायी होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे मेंडुला ऑब्लिंगुटा जो होता है उसके भाग के अलग के भाग पूछ रहे हैं मस्तिष्क में, तो ये हो जाएगा सेरिबेलम, यानी आपका मस्तिष्क का वो जो भाग संतुलन और स्थिति आपको बताता है कि ठीक ठाक दिमाग काम कर रहा है, तो ये सेरिबेलम होता है। रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण करता है। तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा कौन सा? मेरु रज्जु। रिफ्लेक्स कौन करता है? मेरु रज्जु। और अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन को लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है? तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है कि ये एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं और इसी से आपका शरीर में डर बना रहता है। किस स्रावी ग्रंथि के द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथि के मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। याद रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। सूर्यमुखी के सूर्य की ओर झुकना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रकाशनावर्तन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से कौन सा जनन अलैंगिक विधि होता है? तो अलैंगिक विधि कौन सा होता है? तो ये मुकुलन होता है। मुकुलन में अलैंगिक मतलब होता है कि अपने से ही नए जीव का उत्पाद कर लेता है। इसी प्रकार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा हाइड्रा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा भी मुकुलन द्वारा करता है। पूछा गया कि ब्रायोफाइलम में वनस्पति के जनन पौधे का कौन सा भाग प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका पत्ता। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 71 का डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा फूल का नर प्रजनन भाग है? तो नर प्रजनन पुंकेसर होता है। अंडाशय होता है तो ये मादा भाग होता है। मानव के पुरुष के वृषण का कार्य क्या होता है? तो वृषण का कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना। जब यहाँ से वृषण का कार्य होता है जहाँ शुक्राणु का उत्पादन एक नए जनन का उत्पत्ति होता है। जब आप सेक्स करते वक्त यहाँ से उत्पत्ति होता है तो जो बीज गिरता है उसी को शुक्राणु कहते हैं। अगला कर है मानव मादा का निषेचन कहाँ होता है? तो मानव मादा का निषेचन कहाँ पर होता है पूछा गया है। तो मानव मादा का निषेचन जो होता है ये होता है फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी नलिका में, यहीं से निषेचन होता है।
उसके बाद पूछा है मानव में कोशिका के गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो गुणसूत्र की संख्या पूछा है तो 46 होगा, और जोड़ा पूछता तब आपका 23 होता। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 75 का। मानव के बच्चे के लिंग निर्धारण की किसके कारण किनके लिए उत्तरदायी है, तो ये पिता के क्रोमोसोम पर होता है, क्योंकि जो इसमें होता है XX, औरत में जो क्रोमोसोम होता है XX, और पिता में होता है X और Y दोनों होता है। तो जब यहाँ से सेक्स करने के बाद X जाएगा तो वहाँ से जब होगा तो ये लड़की जन्म होगी, यानी जब होगा तो, और Y जाएगा यहाँ से क्रोमोसोम पुरुष के, तो ये हो जाएगा लड़का। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि कब उत्तरदायी होता है, तो किससे निर्भर करता है, पिता के गुणसूत्र पर। यही बच्चे का लिंग का निर्धारण करता है, जब X जाएगा तो लड़की होगी और Y जाएगा तो लड़का होगा। उसी प्रकार गुणसूत्र पूछा जाता है किसके बने होते हैं, तो ये DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। निम्न कौन सा भाग मानव का अवशेषी अंग है, तो मानव का अवशेषी अंग पूछा गया है कि कौन होता है, तो आपको याद होगा, और सबसे आसान क्वेश्चन और पूछा जाता है ज़्यादा, तो इसे कहते हैं अपेंडिक्स। उसके बाद आपको यहाँ से अगला क्वेश्चन 79 नंबर, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किए थे चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, कि मानव का विकास कहाँ हुआ था, तो मानव का विकास सर्वप्रथम अफ्रीका महादेश में हुआ था। दोस्तों ये 80 क्वेश्चन आपको करा दिए। अगर प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आप पहली बार हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई दिक्कत होता है तो उसका कमेंट में अपना रिप्लाई दीजिए, हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। आपको वीडियो देखने के बाद कैसा लगा ये ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।